क्या हो अगर आपकी आलस असल में कोई समस्या न हो? क्या हो अगर ये असल में एक संकेत हो? आपका दिमाग आपको बता रहा हो कि जिस सिस्टम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खराब हो चुका है। जापानी दर्शन का नजरिया कुछ अलग है। खुद पर जोर डालकर ज्यादा मेहनत करने के बजाय, आप अपनी ऊर्जा को एक हथियार की तरह बचाना सीखते हैं। आप कम चीजों पर ध्यान देते हैं और किसी तरह आप उन लोगों से भी ज्यादा काम कर लेते हैं जो कभी रुकते ही नहीं। 8 ऐसे सिद्धांत जो उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी के बारे में आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। शुरुआत करते हैं उस एक गलती से जो दिन शुरू होने से पहले ही आपकी सारी ऊर्जा चूस लेती है। आदत नंबर 1, मानसिक रिसाव, मेंटल लीक। ज्यादातर लोग पूरी ऊर्जा, फुल बैटरी के साथ जागते हैं, लेकिन दोपहर तक आते आते वे पूरी तरह खाली हो चुके होते हैं और उन्होंने अभी तक अपना असली काम शुरू भी नहीं किया होता। असल में होता यह है, अपनी टू डू लिस्ट, कामों की सूची को छूने से पहले ही आप सैकड़ों छोटे छोटे फैसले ले चुके होते हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, उस मैसेज का जवाब अभी देना है या बाद में। आप ऐसी खबरें पढ़ते रहते हैं जो उन चीजों को लेकर आपके मन में बेचैनी पैदा कर देती हैं जिन पर आपका कोई जोर नहीं चलता। आप ऐसे ईमेल देखते हैं जो आपके दिमाग में ऐसी समस्याएं डाल देते हैं जिन्हें आप गुरुवार से पहले हल भी नहीं कर सकते। इनमें से कोई भी काम असल काम नहीं था, लेकिन इन सब ने आपकी ऊर्जा जरूर खर्च कर दी। जापानी भाषा में इस तरह की बर्बादी के लिए एक खास शब्द है, मोताई। इसका मोटा मोटा मतलब होता है, बर्बाद करना कितनी शर्म की बात है। शुरू में यह शब्द भौतिक चीजों के लिए इस्तेमाल होता था, जैसे खाना फेंक देना या किसी ऐसी चीज को बेकार समझकर फेंक देना जिसका अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता हो। लेकिन इस सिद्धांत की जड़ें और भी गहरी हैं। उन फैसलों पर अपनी मानसिक ऊर्जा खर्च करना जिनका असल में कोई महत्व ही नहीं है। मोताई, अपने दिमाग को किसी ऐसी बातचीत में उलझाए रखना जिसे आप अब बदल नहीं सकते। मोताई, उन समस्याओं पर ध्यान देना जिन्हें हल करना आपकी जिम्मेदारी ही नहीं है। मोताई, आपका दिमाग जरूरी सोच और बेकार की सोच के बीच कोई फर्क नहीं कर पाता। दोनों ही तरह की सोच में उतनी ही ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए जब आप छोटी मोटी चिंताओं और बेकार के फैसलों में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे होते हैं, तो आपके पास उस काम के लिए कुछ भी नहीं बचता जो असल में मायने रखता है। इसका हल अनुशासन नहीं, बल्कि छटनी है। उन फैसलों को लेना बंद कर दें जिनकी कोई जरूरत नहीं है। उस शोर को नजरअंदाज करें जिसे अपने सिर पर ढोने की आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी सारी ऊर्जा बचा भी लेते हैं, तब भी एक ऐसी चीज है जो महत्वाकांक्षी लोगों की ऊर्जा को किसी भी दूसरी चीज के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से खत्म कर देती है। आदत नंबर 2, आराम का विरोधाभास। वो चीज है अपराध बोध। काम खुद नहीं, बल्कि वो अपराध बोध जो आपको हर उस पल महसूस होता है जब आप काम करना बंद करके आराम करने बैठते हैं। आप थोड़ा ब्रेक लेने के लिए बैठते हैं और आपका दिमाग तुरंत ही हिसाब किताब लगाना शुरू कर देता है। आप कितना समय बर्बाद कर रहे हैं, इसकी जगह आप क्या कर सकते थे। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, तब दूसरे लोग क्या हासिल कर रहे होते हैं। इसलिए आप अपना ब्रेक छोटा कर देते हैं। आप खुद को जबरदस्ती काम में लगाए रखते हैं और दिन के आखिर तक आप इतने थक चुके होते हैं कि आप किसी भी चीज पर ध्यान नहीं लगा पाते, यहां तक कि उस आराम पर भी जिसकी आपको सख्त जरूरत होती है। असली जाल यही है, आपको आराम करने पर अपराध बोध होता है, इसलिए आप ठीक से आराम नहीं करते। और क्योंकि आप कभी ठीक से आराम नहीं करते, आप हमेशा आधे अधूरे थके हुए रहते हैं, जिससे हर काम और भी मुश्किल लगने लगता है और आपको लगता है कि आपको और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जापान में एक प्रथा है जिसे इनेमुरी कहते हैं, जिसका मोटा मोटा मतलब है मौजूद रहते हुए सो जाना। आपने शायद जापानी बिजनेसमैन की ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जिनमें वे ट्रेन में या मीटिंग के दौरान सो रहे होते हैं। पश्चिमी देशों में इसे आलस माना जाता है, लेकिन जापान में ये इसके बिल्कुल उलट संकेत देता है। इसका मतलब है कि आपने इतनी ज्यादा मेहनत की है कि अब आपके शरीर को ठीक होने, रिकवर करने की जरूरत है।
असली फर्क आराम करने में नहीं है, बल्कि उस आराम को लेकर मन में बैठी शर्म या हिचक में है। जब आप उस अपराध बोध को मन से निकाल देते हैं तो आराम सचमुच फायदा पहुंचाता है। 20 मिनट तक फोन से दूर रहना, आंखें बंद करके बैठना, इसके लिए किसी सफाई या बहाने की जरूरत नहीं है। ये कोई ऐसा इनाम नहीं है जिसे आपको कमाना पड़े, बल्कि ये तो आपके शरीर की एक बुनियादी जरूरत है। अगर आपको रुकने या आराम करने की जरूरत महसूस होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हैं, बल्कि अगर आप आराम करने से इनकार करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी कार्य क्षमता को कम कर रहे हैं। तीसरी आदत, तुलना करने से होने वाली मानसिक थकावट। दूसरों को सफल होते देखना, उनसे मुकाबला करना नहीं, बल्कि बस उन्हें देखते रहना, उनकी जीतों या सफलताओं को देखते हुए आगे बढ़ते जाना और ये देखना कि वे आज कहां पहुंच गए हैं, जबकि आप अभी भी वहीं फंसे हुए हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। ये आपको ईर्ष्या या जलन जैसा भी महसूस नहीं होता, ये आपको बस एक जानकारी जैसा लगता है। आपको लगता है कि आप तो बस इस बात से अवगत हो रहे हैं कि क्या क्या हासिल करना मुमकिन है ना? लेकिन आपका दिमाग इसे इस तरह से नहीं लेता। जब भी आप किसी को खुद से आगे देखते हैं तो आपके दिमाग के पिछले हिस्से में एक छोटा सा हिसाब किताब चलने लगता है। मैं क्यों नहीं? मैं क्या गलती कर रहा हूं? मैं असल में कितना पीछे रह गया हूं? और इस हिसाब किताब की कीमत आपकी सोच से कहीं ज्यादा होती है। जापान में एक कहावत है, उबितोरी। ये 4 पेड़ों के नाम से बनी है, चेरी, बेर, आरू और खुबानी। ये चारों पेड़ अलग अलग समय पर खिलते हैं। कोई भी पेड़ दूसरे पेड़ को देखकर ये नहीं सोचता कि उसे खिलने में देर हो गई है। कोई भी पेड़ अपने फूलों को जबरदस्ती समय से पहले खिलाने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि उसके बगल वाला पेड़ पहले ही खिल चुका है। उन सभी का अपना अपना एक अलग समय चक्र है। उनकी आपस में तुलना करना बेतुकी बात होगी, लेकिन आप लगातार अपने साथ यही करते रहते हैं। आप अपने पहले अध्याय की तुलना किसी और के 20वें अध्याय से करते हैं, अपने शांत मंगलवार की तुलना उनके हाइलाइट रील से, और अपने धीमे दौर की तुलना उनके फसल काटने के मौसम से करते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि यह तुलना आपको आगे नहीं बढ़ाती, बल्कि आपको वहीं जमा देती है। जब आप पहले से ही इतना पीछे हैं तो शुरुआत ही क्यों करें? सच तो इससे कहीं ज्यादा सीधा साधा है। आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं, आप बिल्कुल उनके जैसे नहीं हैं, और इस अंतर को मापने में आप जो ऊर्जा खर्च करते हैं वो इसे पाटने से चुराई गई ऊर्जा है। लेकिन ये जानना ही काफी नहीं है, क्योंकि एक और तरह का मानसिक रिसाव है जो खुद को जिम्मेदारी के रूप में छिपा लेता है। चौथी आदत, जिम्मेदारी का जाल। आप उन चीजों की परवाह करते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते, इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप समस्याओं को सुलझाने के लिए बने हैं। जब कुछ गलत लगता है तो आपका दिमाग उसे ठीक करना चाहता है। इसी सहज प्रवृत्ति ने आपके पूर्वजों को जीवित रखा, लेकिन अब यह आपको ट्रैफिक जाम, देरी से उड़ानों, दूसरों की राय और उन अर्थव्यवस्थाओं पर खर्च कर रही है जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आप उन स्थितियों पर भावनात्मक ऊर्जा खर्च करते हैं जो भुगतान स्वीकार नहीं करती। जापानी दर्शन में इसके लिए एक मुहावरा है, शुगाना, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। यह हार मानकर कंधे उचकाना नहीं है, हार मानना नहीं, बस एक स्पष्ट स्वीकृति है, ये मेरे नियंत्रण से बाहर है, इसलिए मैं इस पर कुछ भी खर्च नहीं करता। मौसम आपकी योजनाओं को बर्बाद कर देता है। शुगाना, ट्रैफिक में कोई आपकी गाड़ी के आगे आ जाता है। शुगाना, आपके ऊपर कोई ऐसा फैसला लिया जाता है जिससे आप सहमत नहीं हैं। शुगाना, हर बार जब आप विरोध करने के बजाय छोड़ देते हैं तो आप कुछ ऐसा अपने पास रख लेते हैं जिसे ज्यादातर लोग फेंक देते हैं। उन चीजों पर काम करने की ऊर्जा जो वास्तव में आपके नियंत्रण में है। ये उदासीनता नहीं है, बल्कि सटीकता है। आपके पास हर दिन खर्च करने के लिए सीमित समय होता है। इसे उन चीजों पर बर्बाद करना जो कितना भी प्रयास करने पर भी नहीं बदलेंगी, आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। लेकिन यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। अगला सिद्धांत शायद सबसे महत्वपूर्ण है।
वो सिद्धांत जो आपके पूरे दिन के कामकाज को बदल देगा। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आप पहले एक बात समझ लें। एक खास तरह की थकावट होती है जिसका काम, आराम, तुलना या नियंत्रण से कोई लेना देना नहीं होता, और ये शायद आपको इन सभी से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। 5वीं आदत, विकल्पों का कर। हर निर्णय की कुछ न कुछ कीमत होती है, न केवल बड़े निर्णयों की। आपका हर छोटा सा निर्णय भी आपके मानसिक खाते से ही निकलता है। क्या खाना है, क्या पहनना है, कौन सा काम पहले शुरू करना है, अभी जवाब देना है या बाद में। जब तक आप वास्तव में महत्वपूर्ण काम करने बैठते हैं, तब तक आप अपना आधा बजट उन चीजों पर खर्च कर चुके होते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता। यही कारण है कि आपके सबसे अच्छे विचार नहाते समय आते हैं।